इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, अब जैसे कि अपनी चलती है क्लास, होता है धारा घनत्व, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या है इसको भी हमें बताना है। शक्ति क्या होती है, ठीक है, इसको भी परिभाषित करके बताना है। इंपॉर्टेंट पहले टॉपिक की कि वैद्युत धारा क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है। वैद्युत धारा से संबंधित सिंपल सा टॉपिक जो कि आपका पहले से ही पढ़ा हुआ है, समझ में मतलब है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आगे की। अगले टॉपिक में नियत से अगली बात, ठीक है, ये आपका हो गया धारा घनत्व। अब कह रहा है अनुगमन वेग और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। और अनुगमन वेग की सहायता से हमको ओम के नियम का, ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, कहां से लेगी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर। पीवाईक्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी पुराने जितने भी ईयर थे उनके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं क्लास 12। ठीक है, तो क्लास 12 में जब हम पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं तो आज हमारे पास जो चैप्टर आ गया है वो है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, अब जैसे कि अपनी चलती है क्लास, सबसे पहले हमें उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें है वैद्युत धारा से संबंधित चैप्टर है, तो पहली परिभाषा आपको धारा की लिखनी है, इसका मात्रक भी लिखना है, सूत्र भी लिखना है, फिर एक संबंधित न्यूमेरिकल है, और इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर एक पूरा चैप्टर आपका निर्भर है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की परिभाषा लिखनी है और साथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों और उनके चलने वाले वेग, जिसको हम कहते हैं अनुगमन वेग, को यहाँ पर प्रदर्शित करना है। हमें संबंध बताना है, साथ में अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में भी हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, इसके बाद धारा घनत्व और क्या होता है धारा घनत्व, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या है इसको भी हमें बताना है। एक इंपॉर्टेंट नियम आपने बेसिक पढ़ के रखा है, अगर फिजिक्स तो आप उनका नियम जानते होंगे, तो उसका भी हमें यहाँ पर प्रूवमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अनुगमन वेग की सहायता से। ठीक है, फिर हमको दो बातें यहाँ पर बात करनी है कि उमी परिपथ क्या होते हैं, अनउमी परिपथ क्या होते हैं, और इसके बाद बात करनी है कि वैद्युत शक्ति क्या होती है। ठीक है, इसको भी परिभाषित करके बताना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आज के पहले टॉपिक की कि वैद्युत धारा क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है। यानी वैद्युत धारा आप बचपन से पढ़कर आ रहे हैं कि किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी भी चालक तार से, ठीक है, चालक तार से प्रति एकांक सेकंड में प्रवाह आवेश के परिमाण को, आवेश के परिमाण को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, बेसिक अगर बात करते हैं तो वैद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, करंट है। और धारा में हम बता सकते हैं कि प्रवाह आवेश और बटे लगा समय, बटे में लगा समय। मान लो किसी चालक तार से Q आवेश T समय तक बहता है, तो उससे बहने वाली जो धारा होगी वो होगी Q/T। कभी कभी आपसे ये कह देता है कि जो आवेश है ये इलेक्ट्रॉनों के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, यानी जो भी है फिर आप आवेश निकालेंगे वो Ne के फॉर्म से निकालेंगे। क्वांटाइजेशन जो है आपका चार्ज का वो बता रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पर आपकी जो धारा हो जाएगी वो हो जाएगी Q/T में Q इज इक्वल टू हो जाएगा Ne/T। ठीक है, सिंपल सी बात है, कहता है मात्रक लिखना है ना, सूत्र तो लिख लिया। अब मात्रक क्या होता है, तो भाई इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है,
एम्पियर, जिसे आप शाब्दिक भाषा में ए भी क्या लिखते हैं, ए, और इसकी विभा भी जो होती है वो भी होती है ए। ठीक है, तो ये है आपका वैद्युत धारा से संबंधित सिंपल सा टॉपिक जो कि आपका पहले से ही पढ़ा हुआ है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए कॉपी कर लेते हैं और फिर बात करते हैं आगे की। कह रहा है किसी चालक तार से 5 गुणे 10 की घात 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 सेकेंड में प्रवाह हो रहे हैं, यानी 5 गुणे 10 की घात 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, 1 सेकेंड में प्रवाह हो रहे हैं। तो ये जो है ये हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, ये संख्या ही तो है। संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं n से, और n की वैल्यू दे रहा है 5 गुणे 10 की घात 2, जिसे आप शाब्दिक भाषा में क्या 500 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब आपसे कह रहा है ये बताइए यहाँ पर धारा कितनी प्रवाही। अभी हमने बताया कि अगर आपको आवेश ना देकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है तो आप पहले क्या निकालेंगे, आवेश, यानी Q इक्वल क्या रखेंगे, Ne। n का मान कितना हो गया 500, E का मान हो गया 1.6 गुणे 10 की घात -19, यानी ये वैल्यू हो गई 16 पंचे 80 से 0 गया, और ये हो गया 800 गुणे 10 की घात -19 या 8 गुणे 10 की घात -17 कूलम। इतना आवेश जो है वो 1 सेकंड में प्रवाह हो रहा है, यानी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाह होता है। तो भाई अब धारा क्या होगी, धारा कुल आवेश बटे समय। कुल आवेश हमारे पास कितना है 8 गुणे 10 की घात -17, और समय कितना ले रहा है 1 सेकंड। तो बहने वाली धारा कितनी हो गई 8 गुणे 10 की घात -17 एम्पियर की जो धारा है वो उस चालक तार से प्रवाह हो रही, बहुत कम है, माइनर है। ठीक है, लेकिन इतनी धारा तो हमें पता चल गया कि वहां पर प्रवाह होने वाली है। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा है, न्यूमेरिकल, आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आगे की, अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक जो है वो कह रहा है, पूछ रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, बेसिक तो क्लास में जब होते हैं तो कुछ चीजों के बारे में जैसे पढ़ते हैं कि आवेश किन में प्रवाह होता है। ठीक है, या हम बात ही करते हैं कि आवेश की दृष्टि से या चालन की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई 3 प्रकार के, पहला होता है चालक, दूसरे होते हैं आचालक या अर्धचालक, और तीसरे जो हैं वो हो गए आपके अचालक या कुचालक। अचालक या कुचालक। अब बात ये कर रहे हैं चालक क्या होते हैं। तो चालक वे सभी पदार्थ कहलाते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो, जिनमें आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। वो तो बात ही पता चल गई, क्योंकि इनके नाम से पता चल रहा है ये चालक है और ये अचालक है। अर्धचालक विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में आवेश का प्रवाह होता है। यानी कुछ कंडीशंस हैं जहां पर इनमें आवेश का प्रवाह होता है, अन्यथा ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, अचालक की दृष्टि में आ जाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो सभी धातुएं क्या होती है, सभी धातुएं, जबकि इसमें क्या होती है, सभी अधातुएं, सभी अधातुएं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन, सबसे मिलने वाले जो पदार्थ हैं वो हमारे आते हैं अचालक। ठीक है, सॉरी अर्धचालक। अब बात ये करते हैं कि हम तो चालन पढ़ रहे हैं तो चालक की बात करते हैं। तो चालक हमने बताया तो वे सभी पदार्थ होते हैं जिनमें हम आवेश का प्रवाह करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक धातु की छड़ है। अब इस धातु की छड़ में ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इनमें नहीं होती है, अर्धचालक और अचालक में। तो भाई इन धातु की छड़ों में पाए जाते हैं कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
वो बॉन्ड से अलग बोले जाते हैं, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपसे पूछेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो भाई किसी भी चालक में उपस्थित वे आवेश वाहक जो परिपथ में धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी किसी भी चालक में या किसी भी वस्तु में उपस्थित वे आवेश वाहक जो परिपथ में धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करते हैं, परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझिए, अब कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को प्रदर्शित करो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं, स्क्रीन को बिल्कुल क्लीन करते हैं और फिर आपको समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लो ये हमारे पास एक चालक तार है, चालक का तार है, मतलब एक धातु का तार का टुकड़ा है। आपको ही पता है कि इनके अंदर अब पाए जाएंगे ये कुछ आवेश वाहक यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पे अपना खुद का आवेश होता है जिसपे हम कहते हैं माइनस का आवेश। कैसा है? माइनस का आवेश, यानी इन सब पे कैसा आवेश है? माइनस का। अब समझिए आप थोड़ी सी बात को, इलेक्ट्रॉनों पे ऑलरेडी माइनस का आवेश है। अब हमें क्या करना है? इस परिपथ में धारा को प्रवाह करना है। तो हमने क्या किया, एक बैटरी ले ली और इस बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया तार से जोड़कर, कनेक्ट हो गया। अब होता क्या है कि बैटरी पे दो ध्रुव है, एक होता है धन ध्रुव और एक होता है ऋण ध्रुव। तो ये धन ध्रुव है और ये क्या है? ऋण ध्रुव। अच्छा, जैसे ही हमने बैटरी को इस बैटरी से इस तार को जोड़ा, वैसे इस तार के दोनों सिरों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, है ना। पहले तो विभवांतर स्थापित हुआ, विभवांतर मतलब धनावेश की तरफ धनात्मक और ऋणावेश की तरफ ऋणात्मक। अब इस विभवांतर के कारण तार के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ जिसे हम कहेंगे ई एक्सटर्नल, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र। अब ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या काम करता है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र करता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाने का कार्य। कौन सा काम करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाने का। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर हम देख रहे हैं कैसा आवेश है? ऋण, और हम इधर देख रहे हैं यहाँ पर कैसा आवेश है? धन। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? धन आवेश की तरफ आकर्षित होने लगेंगे। अब जब ये धन आवेश की तरफ आकर्षित होने लगेंगे तो कॉमन सी बात है, मुक्त है तो ये गति भी करेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक नियत वेग से, एक फिक्स चाल से क्या करते हैं? तार के भीतर ही एक नियत चाल से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तो उस नियत वेग को, उस नियत चाल को हम लोगों ने नाम दिया है अनुगमन वेग। क्या नाम दिया है? अनुगमन वेग। तो ये अनुगमन वेग कब मिला? जब हमने इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ा और इस तार के सिरों पर एक विभवांतर स्थापित किया। विभवांतर स्थापित करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म और नियत वेग से क्या करते हैं? गतिमान हो जाते हैं। तब उस सूक्ष्म और नियत वेग को ही हमने यहाँ पर नाम दिया है अनुगमन वेग, जिसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करने वाले हैं VD से। किससे प्रदर्शित करने वाले हैं? VD से। तो अब अनुगमन वेग समझ में आ गया है ना। यानी फिर से अगर हम बात करेंगे तो चालक तार को जब किसी बाह्य बैटरी से जोड़ा जाता है तो तार के सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित होता है, जिसके कारण जो भी आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर या स्थापित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म और नियत वेग से क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। तब उस सूक्ष्म और नियत वेग को हमने नाम दिया है अनुगमन वेग। क्या नाम दिया है? अनुगमन वेग। समझ में आ गई बात? अब कह रहे हैं इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसको प्रदर्शित करते हैं VD से। किससे प्रदर्शित करते हैं? VD से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर आपसे कभी पूछता है अनुगमन वेग क्या है, तो सिंपल सी परिभाषा हो गई कि अगर हमने किसी भी चालक तार को क्या किया, एक बैटरी से संबंधित किया, तो चार तार के दोनों सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हुआ और उस विभवांतर के कारण एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र बन गया। तब तार के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म और नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान हो जाते हैं। तब उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को या चाल को हमने नाम दिया है अनुगमन वेग। क्या नाम दिया है? अनुगमन वेग। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित करो। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास ये एक चालक तार है और जो भी एक चालक तार है, इस तार के प्रति एकांक आयतन में स्मॉल एन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है? स्मॉल एन जो है वो क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब हमको क्या करना है कि यहां से धारा में संबंध स्थापित करना है, तो बैटरी जोड़ दी। तो हमने एक बैटरी जोड़ दी ये, और बैटरी जोड़ने के बाद फिर हमने क्या किया कि ये देखा कि ये बैटरी का धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव है, मतलब तार का ये हिस्सा धनात्मक और ये ऋणात्मक। अब हम तार की कुछ प्रॉपर्टी की बात कर ले। जैसे कि जो तार लिया है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? a, और तार की लंबाई कितनी है? l। अब जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल गया? एक बाह्यवैद्युत क्षेत्र, और वो कहां से मिल गया? धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की। और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हुए? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगे और एक नियत वेग से गति करने लगे, है ना? एक औसत वेग से क्या करने लगे? गति करने लगे। अब ये जो औसत वेग आपको मिला, इसका नाम पड़ गया वीडी। क्या नाम पड़ गया? वीडी। तो अब अगर हम यहां से एक बात छोटी सी कर लें कि एक सेकंड में गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी। अब ये दूरी क्या होगी? दूरी तो वो जो भी होगी वो एक सेकंड में दूरी बराबर क्या होगा? तय की गई दूरी कितनी होगी? वीडी। समझना, एक सेकंड में अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। चाल आपके पास कितनी है? वीडी है, सबके पास वीडी है। तो वीडी चाल से अगर चल रहा है तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? वीडी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार एक सेकंड में तय किया गया आयतन। अब एक सेकंड में अगर आयतन की बात करेगा तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो एक सेकंड में लंबाई कितनी है? वीडी, है ना? तो एक सेकंड में गुजरे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब एक सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन इक्वल एन ए इंटू में क्या आएगा? वीडी। स्मॉल एन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कुल आयतन में कितने हो जाएंगे? ए इंटू वीडी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे? तो कैपिटल एन मान लिया, ये आपके कुल इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एन, और आयतन कितना होगा एक सेकंड में? ए इंटू वीडी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अब हम यहां से क्या एक सेकंड में प्रवाह आवेश को नहीं ज्ञात कर सकते? एक सेकंड में प्रवाह आवेश जो होगा वो होगा क्यू, और क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू ई। एन की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एन ए इंटू वीडी इंटू ई। याद रखना, एक सेकंड में प्रवाह आवेश, यानी अगर हम यहां पर एक सेकंड में प्रवाह आवेश की बात करेंगे तो एक सेकंड में प्रवाह आवेश इक्वल क्या होता है? आई, मतलब धारा। मतलब अब यहां से जो आपने Q लिखा है ना, अगर यहीं पर आप Q इज इक्वल टू अपॉन एक सेकंड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यानी I इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? एन ई ए वी डी इंटू ई अपॉन 1, यानी I इज इक्वल टू कितना आएगा? एन ई ए वी डी। यही आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। यहां से अगर आपको अनुगमन वेग ज्ञात करना है तो वी डी इक्वल कितना हो जाएगा? वीडी इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन एन ई इंटू ए। ये आपको मिल गया अनुगमन वेग निकालने का सूत्र, और ये मिल गया आपको धारा निकालने का समीकरण। दोनों समझ में आते हैं? बिल्कुल, है ना? तो इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। अच्छा, दूसरी बात, ये डेरिवेशन अब आप याद रखिए, तो क्योंकि आपको अब आप इसको कई जगह इनको बताना है। जैसे कि बात करते हैं अगले ही टॉपिक में, कह रहा धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं?
धारा के घनत्व से। ये भी एक प्रकार का क्या है, वैसी ही घनत्व है जैसे आपने सारे घनत्व पढ़ लिए है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन यहाँ पर जो घनत्व है वो ये कह रहा है कि तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाह होगी, तार के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाह धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर कहीं पर आप धारा घनत्व बताना चाहते हैं तो धारा घनत्व बराबर हो जाएगा प्रवाह धारा और अपॉन में क्या हो जाएगा, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी धारा घनत्व जे बराबर प्रवाह धारा क्या है आई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा ए। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये आपका हो गया धारा घनत्व। अब कह रहा है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध है। हमने कहा था पुराना फॉर्मूला याद रखिए, है ना। तो अब अगर यहीं से आप J इक्वल आई की वैल्यू एन ई ए इंटू वी डी रख दें तो हम ये धारा रख सकते हैं और ए की वैल्यू पहले से रख दें। तो अब हमने J इक्वल निकाल लिया, क्या निकाला, एन ई इंटू वी डी। यानी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में जो संबंध है वो हमारा कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। बहुत कायदे समझिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अगर कहीं पर आपको वीडी केवल फाइंड करना है तो आप जे अपॉन में क्या लिखेंगे, एन ई। यानी अनुगमन वेग ज्ञात करना है अगर धारा घनत्व से तो आप वीडी इक्वल टू क्या लिखेंगे, जे अपॉन एन इंटू ई, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड की अगर नजर से देखेंगे तब भी आपको पूरे कितने नंबर दिलाएगा, 3 नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में काउंट होता है इसलिए बहुत ध्यान से समझ रहा है। कह रहा अनुगमन वेग क्या है, ओम का नियम क्या है और अनुगमन वेग की सहायता से हमको ओम के नियम का क्या करना है, सत्यापन करना है, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओम का नियम क्या था। ओम ने हमें क्या बताया था कि अगर हम किसी चालक की लंबाई या चालक के ताप, दाब और आयतन में अगर हम कोई परिवर्तन ना करें, ताप, दाब और आयतन में अगर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसमें बहने वाली धारा और लगाया गया विभवांतर हमेशा कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। यानी लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जिसके लिए हमने ये भी बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई। यानी V अपॉन आई हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, सत्यापन करने जा रहे हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास ये क्या है, एक चालक तार है और इस चालक तार के प्रति एकांक आयतन पर स्मॉल n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब हमने क्या किया, इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया तो ये जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गतिमान हो जाते हैं। और जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो होता ये है कि एक धारा प्रवाह हो जाती है। अब हमको यहाँ पर बात ये करनी है कि ये धारा तब प्रवाह हुई जब हमने इस तार के सिरों पर क्या स्थापित किया है, विभवांतर। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी धारा प्रवाह हुई होगी वो धारा प्रवाह हुई होगी I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी समीकरण को फॉलो करें। अब बात करते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन की बात। तो अगर हम मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर गतिमान है तो इस गतिमान इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो केवल एक की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात ही नहीं कर रहे। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपका गतिमान है तो उसको गति कराने के लिए यहां पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा, बिल्कुल लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए जो भी बल लगेगा वो स्थापित कौन करेगा, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, है ना। तो मान लेते हैं कि
माना कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र के कारण एफ बल लगता है, एफ बल आरोपित होता है। यानी अगर हम यहां से एफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, ई इंटू में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ई। अब आपको पता है कि ये वैद्युत क्षेत्र कहां से लगना शुरू हुआ, ये वैद्युत क्षेत्र लग रहा है जितनी तार की लंबाई है उतने भाग में, यानी यहीं पर आप एफ इक्वल लिख सकते हैं कैपिटल वी इंटू ई अपॉन एल। ठीक है, इसको समीकरण 1 की जगह हम 2 मानेंगे। लेकिन अब एक छोटी सी बात बताओ कि ये जो बल एफ लगा है, इस बल एफ के कारण इलेक्ट्रॉन गतिमान हुआ। गतिमान हुआ तो मतलब क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा, ए, और ए इक्वल क्या होता है, एफ अपॉन एम। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी ई अपॉन में एल और अपॉन में क्या आ गया, एम। ये आ गया प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण। ठीक है, छोटा पर इंपॉर्टेंट बात, यदि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत प्रारंभिक वेग u है, कितना है, u, तब औसत अनुगमन वेग, औसत vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए इंटू टाउ। टाउ क्या है, लगा समय, समय अंतराल। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहीं से, तो हमको तो पता है कि u की वैल्यू क्या होती है, औसत प्रारंभिक वेग है। औसत प्रारंभिक वेग ये हमेशा क्या होता है, 0। तो उस कंडीशन पे vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टाउ। यानी a की वैल्यू हम क्या यहां पर रख सकते हैं बेटा, v e अपॉन एल इंटू एम, और इंटू में कितना आ गया, टाउ। ठीक है, अब ये जो vd का मान है ये कहां रख दें, समीकरण 1। ठीक, तो ये क्या लिखेंगे, vd का मान कहां पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जब आप रख देंगे तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, NEA, और VD की जगह पर आ जाएगा VE इंटू टाउ अपॉन L इंटू M। यानी I इज इक्वल टू मिल गया NE स्क्वायर A इंटू में टाउ अपॉन में L इंटू M और इंटू में V। ठीक है, थोड़ी सी बात को अच्छे से समझना है तो V अपॉन I, इस I को इधर ले आए, इक्वल में क्या आ गया, L इंटू M अपॉन NE स्क्वायर A इंटू में टाउ। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो बेटा ये जो वैल्यू है ये आपकी कांस्टेंट है, यानी इस तार के लिए, इस परिपथ के लिए बार बार बदलेगी नहीं। अगर ये वैल्यू नहीं बदलेगी